नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। मनोज एक सिद्धनाथ का चेला था और उसी का एक दोस्त था सूरज। सूरज का पूरे 1 साल बाद मनोज को कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि मुझे यानी मनोज को कि किसी 25 वर्षीय फिल्म जगत में मॉडलिंग में स्ट्रगल करती एक लड़की को मेरा नंबर दिया है। कारण पूछने पर उसने बताया कि उस लड़की के जीवन में कुछ अजीब समस्याएं हैं, पारालौकिक, जिससे वे परेशान हैं। सूरज ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप उसकी सहायता कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि सूरज अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसे मेरे बारे में और मेरी जितनी भी पारलौकिक संघर्ष की सारी घटनाक्रम का अंदाजा था। कुछ दिन बाद उस लड़की का कॉल आया। उसका नाम था समिता। हालांकि उसने मुझे अपना नाम साइना गिल बताया था। आमतौर पर फिल्म जगत के लोग इस तरह के कई स्वांग रचते हैं। फिल्म जगत से जुड़े लोग कहाँ सच कह रहे हैं, कहाँ एक्टिंग कर रहे हैं, समझना संभव नहीं। मैं सुनते रहा। वे अपनी साफ चरित्रता के पुल बनाती रही। खैर, मेरा विषय उससे जांचना नहीं था। मैंने उससे उसकी पारलौकिक परेशानियों पर बात की। आगे उसने कहानी बतानी शुरू की। मैं फिल्म में हीरोइन बनने की तलाश में घर से निकलकर मुंबई पहुंची थी। दर दर की ठोकरें खाई। जहां मुझे किसी पर अनैतिक आचरण का संदेह होता था, मैं तुरंत दूरी बना लेती थी। किंतु अब मेरे पास पैसे नहीं थे। अपने संपर्क में मैं लगभग सभी से कर्ज ले चुकी थी। मेरे लिए किसी तरीके से कोई काम पाना आवश्यक हो चुका था। उन्हीं दिनों मेरे संपर्क में लगभग 45 की उम्र का एक व्यक्ति आया जो खुद को डायरेक्टर बताता था, जिसने मुझे तथाकथित कई भोजपुरी कलाकारों, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ अपने निजी संबंधों की कहानियां सुनाई। कुछ इक्का दुक्का तस्वीरें भी दिखाई, जिससे मुझे भरोसा हो गया था कि ये जरूर कोई बड़ा आदमी है, बाप की उम्र का भी है। इन्हीं पर भरोसा करके आगे चलना सही होगा। मेरा उनसे मिलना जुलना काफी हो चुका था। मुझे किसी अच्छे अवसर का बेसब्री से इंतजार था। आगे साइना गिल ने बताया कि आज उस आदमी ने मुझे कॉल किया। साइना, आज रात 9 बजे तुम्हें फलाने होटल में फलाने कमरे में आ जाना है। मैंने कहा, इतनी रात गए? वे बोला, अगर तुम काम नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मैं घबरा गई। बड़ी मुश्किल से कोई फिल्म आ रही। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं समय से पहुंच जाऊंगी। उसने कहा, याद से आ जाना। मेरा मन बहुत बेचैन था। मैं होटल में पहुंची, कमरे के भीतर गई कि तभी मैं सहम सी गई। कमरे में फूल की फूल, गुलाब की पंखुड़ियां पलंग पर बिखरी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल पर दुल्हन का जोड़ा, सिंगार, सिंदूर, सब कुछ ऐसे रखा हुआ था जैसे किसी की शादी हो, दुल्हन को तैयार करने का कमरा हो। मेरे जाते ही वे बोला, साइना, आज तुम्हें दुल्हन बनकर दिखाना है। हमारी अगली फिल्म में तुम्हारा पहला सीन ही है हनीमून का, इसलिए तुम्हें मुझे ट्रायल देना होगा। मैं असमंजस में थी। मुझे लग रहा था भाग चलूं यहां से। अचानक उसने फोन लेकर जैसे किसी को कॉल लगाया। वे बोला, हाँ तन्नू, तुम आ जाओ, 12 बजे तक पहुंचोगी, कोई बात नहीं। साइना लड़की होशियार है। मैंने उसे कह दिया है तैयार होने के लिए। तब तक मैं उसे ट्रेन करता हूँ, फिर आगे तुम आकर देख लेना। बूढ़ा फोन रखते हुए मुझे देखकर बोला, मेरी असिस्टेंट है, वे भी आ रही है। सुनते ही मेरी जान में जान आई। मैं झटपट दुल्हन बनकर तैयार हो चुकी थी और बूढ़ा शराब पर शराब पिए जा रहा था। मेरे मन में बेचैनी बढ़ी जा रही थी। मैं इस उम्मीद में वहां रुकी थी कि तनु, बूढ़े की असिस्टेंट, जल्दी आ जाएगी। रात 1 बजने को हो चुके थे। बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वे नशे में धुत था। वे मुझे कहने लगा, सीन करना है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हमारी नई ही शादी हुई है, हमारी पहली रात है, मैं तुमसे रोमांस की कोशिश करता हूँ। तुम जुठला कर कहती हो, जानू, पहले तुम एक बार मेरी मांग में सिंदूर भर दो, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। बूढ़ा आगे कहता है, बस फिर तुम और मैं हनीमून में खो जाते हैं और हनीमून का सीन 15 मिनट का करना है। हम इसे स्टैंड बाय कर मेरे कैमरे से रिकॉर्ड कर लेंगे, बाद में देखकर चेक करेंगे कौन सा सीन करना है।
और कैसे फिल्म का ये सीन 5 मिनट को रेडी होगा। मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत घबराई थी। मेरे पर्स में केवल 30 रुपए थे। मैं घर तक ना ऑटो रिक्शा ही कर सकती थी, ना ही कोई बस या ट्रेन मुझे मिल पाती। मेरा नारी मन कह रहा था, इस आदमी की नीयत सही नहीं। बुद्धि कह रही थी, नकारात्मक मत सोच, बाप की उम्र का है, बस एक सीन करना, पास हो गया तो हीरोइन बनेगी। वैसे भी इतनी रात कहाँ जाएगी, पास में ऑटो रिक्शा के भी पैसे नहीं है। मैंने सीन के लिए हाँ कह दी। मेरे हाँ कहते ही बूढ़े का चेहरा चमक उठा। मेरा मन फिर घबराया, लेकिन रिस्क लेना मेरी मजबूरी थी। मैंने मांग में सिंदूर भरने का डायलॉग नई दुल्हन के प्रेम भरे भाव में कहा। इतने में बूढ़े ने मुझसे अच्छे या यूं कहो सच्चे भाव से मेरी मांग में सिंदूर सच में भर दिया। ये क्या, मेरा पूरा अस्तित्व घबराहट से भर गया। मैं रूह तक कांप गई। आगे बूढ़ा बोला, साइना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से तुम मेरी हो, बस मेरी। मैं हैरान थी, ये तो सीन का कोई हिस्सा नहीं था। मैं डर गई। उस अधेड़ की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसने दोनों हाथों से मुझे कस कर पकड़ लिया था। मैंने आत्मरुदन यानी कि सेल्फ क्राइंग भाव से क्या करूं क्या ना करूं की अवस्था में कांपने लगी थी। मैं गिड़गिड़ा कर रुदन यानी कि रोने लगी। रोती हुई बोली, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए। मैं बहुत गरीब परिवार से भागकर अपने सपने पूरे करने घर से आई हूँ। मुझे बर्बाद न कीजिए, मुझे जाने दे। हवस का मारा वे इंसान मुझे किसी हाल में बख्शने को तैयार ना था। वे मुझ पर टूट पड़ा। उसने मेरे कपड़े उधेड़ने शुरू कर दिए थे। मैं लड़ झगड़ कर अपना बचाव करती रही। वे किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं था। मैं घबराहट और बेचैनी से भरी आखिरकार थक कर चूर थी। वे भी इस कोलाहल में जैसे हाई बीपी से भर चुका था। मैं हार गई। उसने अपना पापी लक्ष्य भेद लिया था। वे मेरे भीतर प्रवेश कर चुका था। मैं सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा हृदय उसे बद्दुआएं दे रहा था। वे अपनी हवस में डूबा मुझे नोचता रहा। अचानक वे सकलित होते ही उसने एक हाथ अपने सीने पर रखे। सकलित यानी कि डाउन हुआ। उसने एक रात अपने सीने पर रखे जैसे उसे कुछ दर्द हो रहा हो। मैं घबरा गई। उसे हार्ट अटैक हुआ था शायद। मैं अपने कपड़े, पर्स और सारा दुल्हनियों साजो सामान लेकर भाग निकली। इस तरह उस लड़की ने मुझे अपनी सारी कहानी फोन पर सुनाई, यानी कि मनोज को सुनाई। मनोज ने कहा, इन सब बातों का मतलब क्या था? वे बोली, है बहुत मतलब है। मैंने कहा, वे बूढ़ा जिंदा है या मर गया? वे बोली, वे मर गया उसी दिन। मैंने कहा, अब उसको क्या सजा दे सकते हैं जब वो रहा ही नहीं? मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? अब मैं तुम्हारी सारी बात ही नहीं समझ पा रहा। वो रहा ही नहीं जब। वे कुछ देर चुप थी। वे बोली, लेकिन वे है। मैंने कहा, क्या मतलब? अब साइना थोड़ी सहम चुकी थी, डर चुकी थी। वो टूटकर सब बता रही थी। वे आगे बोली, जानते हो मनोज, तुमसे बात कर मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं थोड़ा सुरक्षित और आश्वस्त महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा, अच्छी बात है, पर तुम अब आगे की घटना कहो। अब क्या बात है आखिर, जब वो रहा ही नहीं पापी? अब जब तुम्हारा उस घटिया इंसान से छुटकारा हो चुका है। साइना ने कहा, नहीं मनोज, मेरा उससे छुटकारा हुआ ही नहीं। तभी मैंने कहा, मतलब? साइना ने कहा, पहले मुझे भी लगा कि मेरी जान छूटी उस पापी से, लेकिन मैं गलत थी। हुआ यूं कि उस घटना के बाद पैसों की किल्लत एवं उस बूढ़े के साथ बिताई अपनी आखिरी रात की बात से मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा बूढ़ा सारी रात मुझे नोचकर मजे करता हुआ मर गया, लेकिन होटल में हुई मौत कहीं मेरा गला कानूनी दाव पेंच में ना फंसा दे। मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरी इज्जत तो लुट चुकी थी। मैं बदनामी के कारणों में नहीं फंसना चाहती थी। मैंने मुंबई अंधेरी का झोपड़पट्टी में लिया हुआ कमरा खाली किया और मैं मुंबई से सटे छोटे शहर नया गांव में बस गई। मुझे 2500 भाड़े पर एक कमरे का घर मिल गया। घर मिले कुछ ही महीने गुजर चुके थे। मैंने गांव की एक सहेली से कर्ज मांग कर 3 महीने का भाड़ा चुका दिया था। मैं उस घटना को भूल ही नहीं पा रही थी। मुझे अक्सर रह कर अपना होता वो जो भी शोषण था याद आ रहा था।
उस हरामी का वहशी चेहरा नजर आता, कभी उसका मरा चेहरा आंखों के आगे आने लगता। मुझे लगा मैं डिप्रेशन में जाने लगी हूँ शायद। मैंने तय किया अब मुझे यहाँ वहाँ लोगों से मिलना जुलना शुरू करना होगा और काम वगैरह तलाश में निकलना होगा। इससे मुझे जो वहम हो रहे हैं वो नहीं होंगे। मैंने अगले दिन से दौड़ भाग शुरू कर दी थी, लेकिन मेरा मन लगातार बेचैन ही रहता। मुझे घबराहट घुटन महसूस होती। कहीं पल भर को आंख बंद हो जाए तो फिर वही बूढ़ा, वही रात, वही सब कुछ घूमने लगता। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैं जितना इस ट्रॉमा से बाहर आना चाह रही थी, ये बढ़ते ही जा रहा था। मेरी हालत दिन ब दिन पागलों सी हो चली थी। मेरे कोई काम नहीं हो रहे थे, सब बर्बाद हो रहा था। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, हर जगह बदबू महसूस होती, बेचैनी चिड़चिड़ापन मेरा स्वभाव बन चुका था। तभी अचानक सारे भारत में लॉकडाउन लग गया। मैं महीनों के लिए उस छोटे से घर में कैद हो गई। वे बोली, वे अब भी मेरे साथ है। वे फूट फूट कर रोने लगी। वे बहुत स्ट्रेस्ड लग रही थी। आगे उसने खुलकर बातें कहनी शुरू की। वे बताने लगी, उस रात के बाद से मैं स्ट्रेस में रहने लगी थी। मेरा मन बैठा हुआ रहा करता था। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। हमेशा एक घबराहट, एक भय, एक डर मेरे जीवन में प्रवेश कर चुका था। धीरे धीरे वह भय मुझ पर हावी होने लगा था, जैसे मुझे हमेशा कोई नजरें देख रही हो, जैसे मैं किसी कैद में हूँ। अब मेरा सर, शरीर, पैर भारी भारी रहने लगे थे। एक उदासी ने मुझे दबोच लिया था। मेरी आंखों के आगे बार बार उस रात हुए मेरे शोषण के दृश्य आने लगते थे। मैंने कई डायरेक्टरों से सलाह ली, कई बार कई शारीरिक रिपोर्ट निकाली, लेकिन डॉक्टरी जांच में कुछ ना निकला। डॉक्टरों से सलाह ली। डॉक्टर मुझे डिप्रेशन या फोबिया की शिकायत बताने लगे थे। मैं दवाइयां खा खा कर ऊब चुकी थी। मेरी तबीयत अब किसी तरह संभलने को तैयार नहीं थी। मैंने तय किया, यूं पागल होकर जीने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। मैंने आत्महत्या करने का विचार बना लिया था। लेकिन तभी मैं आखिरी बार अपने परिवार से मिल सकूं इसलिए गांव निकल आई। मेरे परिवार में मेरी बूढ़ी माँ थी, एक छोटी बहन, बस। तभी मनोज ने कहा, लेकिन साइना, तुम्हारे पिताजी? तुमने कहा था वो तो हैं। साइना ने कहा, है तो सही, लेकिन ना होने के बराबर है। मनोज ने कहा, क्या मतलब? क्या वो शराबी है या डिवोर्स है, या डिवोर्स हो चुका है आपके माता पिता का? साइना ने कहा, नहीं मनोज, दरअसल वो कृष्ण भक्त हैं। मनोज ने कहा, क्या? साइना ने कहा, हाँ। मनोज ने कहा, ये तो अच्छी बात है फिर, लेकिन विश्व भर को गीता सार का उपदेश करने वाले श्री कृष्ण का भक्त भला अपने परिवार की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाएगा? साइना ने कहा, मनोज तुम्हें क्या बताऊं, पता है मैंने घर क्यों छोड़ा? मुझे लगता था मेरे घर में जैसे कोई चुड़ैल रहा करती हो। मेरे घर में आधी रात के बाद पायल की छन छन तो चूड़ियों की खनखन सुनाई देती थी। मैंने बचपन से उसी चुड़ैल के डर से साए में जीती रही। मैंने कई बार अपनी माँ पिता को ये बात बताई, लेकिन मेरी माँ मुझे बहला फुसला कर विषय से हटा देती थी। मेरे पिता का व्यवहार बड़ा संशय में डालने वाला था। वे रात भर गायब रहा करते थे, फिर भोर 4 बजे दिखते, नहा धोकर फिर कहीं चले जाते, फिर शाम 4 बजे आते, सीधे स्नान कर कुछ खाकर सो जाते। मेरे पिता से कभी बातचीत जैसे हुई ही नहीं। उन्होंने मुझे कभी ढंग से देखा सुना ही नहीं। इसी तरह मैं बालिग हुई, 20 वर्ष की हो चुकी थी। मेरे पिता के घर में कोई आर्थिक सहयोग ना करने के कारण हम कर्ज में डूब चुके थे। आखिर घर बेचना पड़ा था। यह घर किचन हॉल सहित एक कमरे का था। हमने घर बेचकर कर्ज चुकाया, आगे एक किचन एक हॉल का घर ले लिया। हम यहाँ रहने लगे थे। इन्हीं दिनों कुछ दिन तक मेरे पिता किसी कारण बाहर कहीं गए थे, वृंदावन वगैरह की ओर। उन्होंने इस नए घर में एक रात तक नहीं बिताई थी। हालांकि यह घर बहुत छोटा था, पर मैं खुश थी क्योंकि यहाँ आने के बाद आधी रात को होने वाली इस चुड़ैल की आवाज से हमें मुक्ति मिल गई थी। मनोज ने कहा, आगे क्या हुआ? इन घटनाओं के आपस में क्या संबंध है? साइना ने कहा, आगे सुनो। हमारे पिछले घर में जो कमरा था, चुड़ैल की चूड़ियों, पायल की रोने की आवाजें उसी कमरे से आया करती थी। हम कभी उस कमरे में सोए नहीं, गए ही नहीं।
मेरी माँ भी कभी कभार ही उस कमरे में जाती थी। मेरे पिता भी अक्सर रात भर गायब रहते थे। हमने उन्हें जब भी देखा, सुबह 4 के बाद देखा, रात 12 के बाद जैसे वे अदृश्य हो जाते थे। मैं पिछले घर में आधी रात के बाद अपनी माँ के पास दुबक जाती थी, चादर से अपने मुख को पूरा ढककर। उस घर में उस चुड़ैल के डर से मैं कभी आधी रात में उठी ही नहीं। चाहे मुझे पानी पीना हो, चाहे वॉशरूम ही जाना हो, मैं सारी रात अपनी शारीरिक क्रियाओं को दबाए रखती थी। इस घर में आने के बाद क्योंकि वे आवाजें अब नहीं आई थी, तो मैं निश्चिंत हो गई थी। लेकिन आज पिताजी भी लौटे थे। मैंने बहुत खुश थी। हम सभी साथ सोया करेंगे। एक ही कमरा होने से मेरे पिता और माता को ज्यादा करीब से देख सकूंगी, जान सकूंगी। अब कोई भय भी नहीं था। आज हम सभी भोजन वगैरह कर रात 10 बजे तक सो गए थे। बड़े दिनों बाद नए घर में, नए माहौल में पिता को सामने देखते हुए सोने का सौभाग्य बना था। लगभग रात्रि 2 बजे की बात थी। मैं आज स्वच्छंद सो रही थी कि कोई डर नहीं था। पहले की तरह अब चादर से मुंह ढककर सोने की जरूरत ना थी, ना ही अब की अलग कमरा था। यहाँ जो था सामने था। छोटे से घर में 5 लोग थे। जगह की थोड़ी समस्या थी, लेकिन ये क्या, आज अचानक रात 2 बजे मेरे ऊपर से जैसे कुछ गुजरा। मैं हवा के झोंके को, एक दामन के स्पर्श को महसूस कर सहम गई थी। मेरी आंखें एक अजीब भय से खुल गई। ये क्या, अचानक फिर मेरे सामने एक आकृति रुदन करती, रोने लगती, प्रलाप करती सी, जैसे उसे कोई छोड़कर चला गया हो, जैसे उसका कोई प्रेमी, कोई पति उसे छोड़कर हमेशा को जाने को हो। अरे ये क्या, तभी वे मेरे ऊपर से दौड़कर गुजरी। लेकिन मैं इतना डर गई थी कि मेरी आवाज तक नहीं निकली। मैं सहम उठी थी। आखिर ये क्या चीज है? मैंने उफ तक न की, बस बंद चादर में दुबकी रही। प्रथमत कुछ पलों को जैसे मेरी सांसें ही घुट गई थी, लेकिन कुछ पल के अंतराल के बाद मेरा मन थोड़ा स्थिर हुआ। मैंने स्वयं को साहस बंधाया। मेरी जान में जान आई। मैंने तय किया, डर का सामना करना सही है। मैंने चादर की ओट से एक सिरा हल्का सा हटाकर उसे देखने की कोशिश की। वे मुझे हॉल के कमरे में दिखाई ना दी, लेकिन अजीब से गाने, बुदबुदाने, बड़बड़ाने की आवाज निरंतर बनी हुई थी, जो मुझे लगातार आ रही थी। तभी अचानक मुझे फिर वे दौड़ लगाती हुई नजर आई। वे अजीब सी रोती, कभी हंसती, विरह व्याकुल, कभी रोती, पुकार सी करती। पूरे कमरे में यहाँ वहां तेजी से दौड़ रही थी। मैंने डर को संभाल कर उसकी आवाज पर अपना ध्यान लगाया। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर मैंने महसूस किया कि ये तो किसी किन्नर सी आवाज है, ना पूर्ण स्त्री, ना पुरुष सी। मैं अब और हैरत से भर गई थी। ये क्या भला है आखिर? ये कौन सी आफत है? क्या ये किसी किन्नर की कोई आत्मा है, कोई भूत प्रेत? क्या है ये विचित्र शक्ति? मैंने फिर अपने मन से उठते तमाम प्रश्नों को भूलकर अपने आप को हौसला देकर उसकी बातों पर लक्ष्य किया। अपने मन के साहस धारने करने से हुआ यूं कि अब मुझे उसकी आवाज स्पष्ट समझ आने लगी थी। वे लगातार रो रही थी। ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे स्वामी, तुम कब आओगे? तुम मेरी सुध कब लोगे? मेरे प्राण प्रिय, तुम्हारे बिन मैं मर ही ना जाऊं कहीं। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवाय अब और नहीं जी सकती। अब आ जाओ हे नाथ, आ जाओ, मेरे दर्शन की प्यास बुझा दो, आ जाओ। वे लगातार इसी प्रकार बड़बड़ा रही थी, कभी रोती, कभी प्रेम, कभी हंसती। ये किसी पागलपन की तरह था। मुझे फिर डर लगने लगा। आखिर ये क्या है? इतने में यहाँ वहां दौड़ लगाती वे मेरे पैरों से पैर फंसकर मुझ पर गिर पड़ी। ओ माँ! मेरे मुख से एक शब्द ना निकले। मेरा गला जैसे बंद हो गया था। मेरे मुख से चादर सरक चुकी थी। अब वे शक्ति और मैं दोनों के चेहरे आमने सामने थे, और मैं मौन मुख स्तब्ध थी। लेकिन अब जो मेरे सामने था वो तो मेरे होश उड़ा देने वाला था। सचमुच अगर मैं किसी भयानक विकृत चुड़ैल को देख लेती तो भी संभल सकती थी, किंतु जब मैंने देखा, मेरे पांव के नीचे से जैसे जमीन ही सरक गई। मैं आश्चर्य और डर दोनों के मिश्रित भाव से भरी अवाक विचार शून्य हो गई थी। मेरे सामने वे होंठों पर लाली लगाए,
हाथ में सुहाग की चूड़ियां सजाए, मेहंदी रचाए, मांग में सिंदूर भरे, लाल लहंगा धारण किए हुए वे मायावी शक्ति कोई और नहीं थी। वे तो मेरी सदैव जानी पहचानी, मेरे साथ रहने वाली, लेकिन जिस भय से मैं आज तक जूझती रही, जिसने मेरी रातों की नींद उड़ाई थी, मेरा बचपन जिस अज्ञात भय से विषादग्रस्त रहा, आज जब वे मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़ गए। ये क्या, ये ऐसे कैसे, ये अजीब बात कैसे, भला ये क्या माजरा था? ये जिन्हें मैं सदैव से जानती थी, ये तो मेरे पिता थे। मैं सन्न रह गई, मेरे दिलो दिमाग चक्कर खा गया। मैंने तुरंत चादर ओढ़ खुद को ढक लिया। मैं पुनर्लेट गई। अथाह अनंत प्रश्नों की झड़ी से उन्मत्त मेरा मन बेचैनी से भर गया। कोई एक प्रश्न मेरे मन में सही से उठता, उसके पूर्व अनंत प्रश्नों की झड़ी लग जाती। इसी बेचैनी के आगोश में हनुमान चालीसा पाठ करती, जाने मुझे कब आंख लग गई। जल्दी मिलते हैं आपसे दूसरे भाग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।